तो अब हम लोगों के पास बस बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक बचा है छोटा सा, विच इज द इंटरनेशनल कन्वेंशंस रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब गाइस, इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, वो सारी की सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ओवरलुक करता है IUCN। यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उन डिसीजंस का कस्टोडियन, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का कस्टोडियन IUCN होता है। अब गाइस, ये कन्वेंशंस दो टाइप की होती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस। The first type of convention is what we call an agreement। जो पहले टाइप की कन्वेंशन होती है उसे हम लोग अग्रीमेंट बुलाते हैं, और जो दूसरे टाइप की कन्वेंशन होती है उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, कन्वेंशन एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग्स दो टाइप की होती हैं। हमारे पास अग्रीमेंट होता है, हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। जहां पर गाइस, जब हम लोग अग्रीमेंट की बात करते हैं, तो अग्रीमेंट एक म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि जितने भी लोग, जितने भी कंट्रीज इस मीटिंग में शामिल हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज क्या करते हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज मिलकर म्यूचुअली किसी बात के ऊपर अग्री कर लेते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं और उसके ऊपर साइन कर देते हैं। बस इतनी सी बात होती है। तो कंट्रीज आपस में मिले, उन्होंने म्यूचुअली कुछ डिसाइड किया, और म्यूचुअली डिसाइड करने के बाद उस चीज के ऊपर साइन कर दिया। ये तो हो गया एक अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है। यानी कि कोई इंसान अगर उस अग्रीमेंट को तोड़ भी देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज नॉट अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। अब दूसरी टाइप की जो कन्वेंशन होती है वो होती है प्रोटोकॉल। अभी हम लोग आगे बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए। अब गाइस, जो प्रोटोकॉल होता है वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। प्रोटोकॉल के ऊपर जब एक कंट्री ने सिग्नेचर कर दिए डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, तब हम लोग उस कंट्री को उस प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी कहते हैं। अब अगर कंट्री सिग्नेटरी बन गया है तो गाइस, उस कंट्री के पार्लियामेंट में फिर डिस्कशन होता है कि इस प्रोटोकॉल को अलाउ करना है कंट्री में या नहीं करना है। और अगर उस कंट्री की पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से उस प्रोटोकॉल को अलाउ कर देती है, तो गाइस वो कंट्री प्रोटोकॉल का रैटिफायर बन जाता है। प्लीज रिमेंबर, प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। प्रोटोकॉल के ऊपर से इंडिया ने साइन कर दिया। अब जब उसके ऊपर साइन किया तो इंडिया सिर्फ सिग्नेटरी बना है। अब क्या हुआ, अब इंडिया की पार्लियामेंट में उस प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कशन हुआ। अगर लोकसभा ने और राज्यसभा ने दोनों ने उस प्रोटोकॉल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तो गाइस उस प्रोटोकॉल को इंडिया ने रैटिफाई कर दिया। अब जब किसी प्रोटोकॉल को इंडिया ने या किसी भी कंट्री ने रैटिफाई कर दिया, तो गाइस अब उस कंट्री को उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट कंट्री विल हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। अब कंट्री अगर उस प्रोटोकॉल को ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो गाइस, जब अग्रीमेंट होता है तो अगर अग्रीमेंट को कोई ब्रेक करता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन अगर प्रोटोकॉल को ब्रेक करता है तो एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी बात, प्लीज रिमेंबर, अग्रीमेंट के ऊपर सिर्फ साइन करना होता है। आप कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन कर दिया, कंट्री उस अग्रीमेंट का पार्ट बन गया। प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता। प्रोटोकॉल में कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने उसके ऊपर साइन किया,
फिर कंट्री की पार्लियामेंट ने उसे सिंपल मेजोरिटी से रैटिफाई किया, तब जाके कंट्री उस प्रोटोकॉल का पार्ट बनता है। इसीलिए याद रखिएगा, सिग्नेटरीज वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ साइन किया होता है, रैटिफायर्स वो होते हैं जिन्होंने साइन करने के बाद अपनी पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से इसे पास भी करा लिया होता है। जैसे एक बहुत कॉमन सी बात है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल में जो यूएस है वो सिग्नेटरी है लेकिन वो रैटिफायर नहीं है। इट इज अ सिग्नेटरी बट नॉट अ रैटिफायर। तो सबसे पहले ये समझिए, कन्वेंशन दो टाइप की, अग्रीमेंट, प्रोटोकॉल। अग्रीमेंट में सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं, प्रोटोकॉल में रैटिफाई करवाना होता है। अग्रीमेंट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटोकॉल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। किसी भी प्रोटोकॉल के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर वो प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल के रैटिफायर्स का नाम किसके पास होता है? आईयूसीएन के पास होता है। कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती है कि कंट्रीज उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आईयूसीएन चेक करती है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन प्रोटोकॉल का कस्टोडियन होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात की देखरेख सुप्रीम कोर्ट करती है। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात की देखरेख आईयूसीएन करती है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब गाइस, अभी तक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड तीन मेजर प्रोटोकॉल्स हुए हैं। देयर हैव बीन 3 मेजर प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन डन विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटीज और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गाइस, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला प्रोटोकॉल है CITES, which is known as CITES. The most important protocol of biodiversity conservation is CITES. CITES. CITES is the Convention on International Trading of Endangered Species. Guys, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग ऑफ endangered species internationally completely banned है। अगर से इंडिया में कोई endangered species है तो उस endangered species को कोई और कंट्री खरीद नहीं सकता, इंडिया उस endangered species को बेच नहीं सकता। इनफैक्ट endangered species का इंटरनेशनल मूवमेंट ही कंप्लीटली बैंड है। साइट्स के थ्रू एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंट्री के बाहर नहीं भेजा जा सकता है। गाइस, साइट्स सबसे पहला अग्रीमेंट था जो 1973 में हुआ था, लेकिन साइट्स में भी 2 लूप होल्स हैं। लूप होल्स यानी कि 2 एक्सेप्शंस हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए और टूरिज्म पर्पसेस के लिए, यानी कि जूज में रखने के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज को ऑफशोर भेजा जा सकता है। लेकिन रिसर्च पर्पसेस और टूरिज्म पर्पसेस में जब भी एंडेंजर्ड स्पीशी को बाहर भेजा जा रहा है तो गाइस, पहली बात तो ये प्रॉमिस्ड पीरियड में होता है, यानी कि पहले से ये अग्री कर लिया जाता है कि कितने पीरियड के लिए स्पीशी दूसरे कंट्री में रहेगी, और दूसरी बात, जिस कंट्री ने भी इस स्पीशी को लिया है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्पीशी की हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द हेल्थ ऑफ द स्पीशी। तो सबसे पहली
जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और ये प्रोटोकॉल है, साइट्स इज अ प्रोटोकॉल, प्लीज रिमेंबर, ये जो प्रोटोकॉल है दैट इज CITES, दैट इज साइट्स। साइट्स 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यूनिवर्सली रैटिफाइड है। गाइस ये टर्म आप लोगों को कई बार सुनने को मिलेगा। यूनिवर्सल रैटिफिकेशन का मतलब है यूएनओ के जितने भी मेंबर्स हैं, यूएनओ के सारे मेंबर्स ने इस प्रोटोकॉल को रैटिफाई कर दिया है। इस प्रोटोकॉल में जो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनके ऑफशोर मूवमेंट पे कंप्लीट बैन है। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन द ऑफशोर मूवमेंट ऑफ दी स्पीशीज। कोई कंट्री इन स्पीशीज को बेच नहीं सकता, कोई कंट्री इन स्पीशीज को खरीद नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो उन कंट्रीज के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बात, रिसर्च पर्पसेस के लिए और टूरिज्म पर्पसेस के लिए स्पीशीज को भेजा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो ये प्रॉमिस्ड पीरियड के लिए होगा। पहले से अग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए भेजा जा रहा है। और दूसरी बात, जिस भी कंट्री ने स्पीशीज को लिया है उस कंट्री को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा उस स्पीशी का। The country will have to take care of that species. This is our first international convention which is known as CITES, CITES। अब CITES के बाद हमारी जो नेक्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन है, विच इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन, दैट इज कार्टाजीना प्रोटोकॉल। जो नेक्स्ट कन्वेंशन है दैट इज कार्टाजीना प्रोटोकॉल। गाइस अब हमारे पास जो नेक्स्ट टू कन्वेंशंस हैं, दे आर कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। और गाइस ये दोनों की दोनों कन्वेंशंस बेस्ड हैं एलएमओस पे, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर एलएमओस और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स? These are hybrid species between two organisms which do not naturally occur। ये हाइब्रिड स्पीशीज हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरली अकर नहीं करती हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं लाइगर और टिगॉन। लाइगर गाइस बनता है मेल लायन और फीमेल टाइगर की मीटिंग के थ्रू, और टिगॉन बनता है मेल टाइगर और फीमेल लायनेस की मीटिंग के थ्रू। लायंस और टाइगर्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं, लायन ग्रासलैंड्स में रहते हैं, टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए ये नेचुरली ब्रीड नहीं करते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली इनकी ब्रीडिंग करवा दी जाए, अगर साइंटिफिकली इनकी मीटिंग करवा दी जाए, तो डेफिनेटली दो नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिन्हें हम लोग लाइगर और टिगॉन बुलाते हैं। तो गाइस पहली बात तो ये कि हमारे जो नेक्स्ट टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, दे आर कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स गाइस किसके ऊपर बेस्ड हैं? दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स बेस्ड हैं अपॉन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है। जब गाइस हम लोग इन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ तीन ही बातें हैं जो समझनी है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल गाइस 2003 में साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल में साइन किया गया था। ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसे याद कर लेना, कौन सा प्रोटोकॉल कहां साइन किया गया था और कब साइन किया गया था, ये प्री में बहुत ज्यादा पूछते हैं। और साथ में नागोया प्रोटोकॉल जो है, वो नागोया नाम का ही एक सिटी है जापान में, जहां पर साइन किया गया था और 2010 में साइन किया गया था। अब गाइस कार्टाजीना प्रोटोकॉल सिर्फ इतनी सी बात कहता है, दो बातें कार्टाजीना कहता है, एक बात नागोया कहता है, बस। कार्टाजीना प्रोटोकॉल कहता है कि जब भी
लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना है तो इनका प्रोडक्शन सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए ही करना है। रिसर्च पर्पसेस के अलावा और किसी पर्पसेस के लिए इनका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जब भी एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाएगा तो गाइस जब भी एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमेशा इसे कंप्लीट कैप्टिविटी में रखा जाएगा, यानी कि इसे कभी भी वाइल्ड में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, अगर लाइगर या टिगोन जैसे ऑर्गेनिज्म को वाइल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो ये बहुत बड़ी इन्वेसिव स्पीशी बन जाएगी। ऑर्गेनिजम्स इसे पहचानेंगे नहीं और ये सबको मार के खाती चली जाएगी। तो दो बातें कार्टेजिना कहता है। पहली बात कि जब भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, ये प्रोडक्शन हमेशा रिसर्च पर्पसेस के लिए किया जाएगा। और दूसरी बात, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को कभी भी वाइल्ड में नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें हमेशा कंप्लीट कैप्टिविटी में रखा जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कार्टेजिना। तो कार्टेजिना 2003 में मॉन्ट्रियल में हुआ था। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को कैप्टिविटी में रखा जाएगा और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। अब गाइस इसके बाद आता है नागोया प्रोटोकॉल, आखिरी प्रोटोकॉल जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। गाइस जब हम लोग नागोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं, नागोया प्रोटोकॉल कार्टेजिना प्रोटोकॉल की ही एक एक्सटेंशन है। नागोया प्रोटोकॉल कहता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एलएमओ को प्रोड्यूस किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का उस एलएमओ के ऊपर कॉपीराइट हो गया है। यानी समझ लीजिए इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर एक एलएमओ प्रोड्यूस करती है रिसर्च पर्पसेस के लिए, तो गाइस उस एलएमओ के ऊपर, और अगर वो एलएमओ वर्ल्ड में पहली बार प्रोड्यूस किया गया है, तो उस एलएमओ के ऊपर इंडिया की उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉपीराइट हो गया है। अब गाइस वर्ल्ड में अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस एलएमओ को प्रोड्यूस करना चाहती है, तो उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एलएमओ को प्रोड्यूस करने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को IUCN से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो यहां पर नागोया प्रोटोकॉल दो बातें कहता है। पहली बात, अगर एलएमओ प्रोड्यूस करना है तो एलएमओ को प्रोड्यूस करने के लिए IUCN से परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर उस एलएमओ को पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर चुकी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। गाइस ये तीन हमारी मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो पहली है साइट्स, इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज का ऑफशोर मूवमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ रिसर्च और टूरिज्म पर्पसेस के लिए हो सकता है, वो भी लेस देन 5 इयर्स के लिए। और जो भी कंट्री इन स्पीशीज को ले रहा है उसे इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है कार्टेजिना और नागोया। कार्टेजिना और नागोया दोनों एलएमओ से रिलेटेड है। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो गाइस कार्टेजिना कहता है कि एलएमओ का प्रोडक्शन सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए किया जाएगा और एलएमओज को कंप्लीट कैप्टिविटी में रखना पड़ेगा, वरना अगर ये वाइल्ड में आ जाएंगे तो ये इन्वेसिव स्पीशीज बन जाएंगे। और नागोया कहता है कि एलएमओ के प्रोडक्शन से पहले IUCN से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और IUCN के साथ साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस एलएमओ को पहले प्रोड्यूस किया है तो उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गाइस इतनी कहानी है अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो हमें
बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी बड़ा टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पता होने चाहिए, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कॉजेस पता होने चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, यह पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बाद बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे मेगा डाइवर्स कंट्रीज, एक्वेटिक हॉटस्पॉट्स या ओशियानिक हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। और लास्टली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस पता होनी चाहिए। अब गाइस बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है। हम लोगों को 3 स्पेसिफिक रीजन्स और फ्लोरा एंड फाउना की बात करनी है। हमें बात करनी है कोरल्स के बारे में, बार बार कोरल्स आए हैं, कोरल्स के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बातचीत करेंगे। हमें एक टाइप के फॉरेस्ट के बारे में अलग से बात करनी है, विच आर नोन एज मैंग्रोव्स। हम लोग मैंग्रोव्स के बारे में बात करेंगे। और लास्टली हमें बात करनी है एक टाइप के रीजन्स के बारे में, विच आर नोन एज वेटलैंड्स। इतनी बात के बाद हमारा इकोलॉजी का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। फिर बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, दैट इज प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। कौन कौन सी प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, उसके बाद हमारा इकोलॉजी और एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर हमारा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। So now we will talk about corals, mangroves and wetlands. Okay guys, so now we will be talking about firstly the categories that are given in the red data book. पहले हम लोग उन कैटेगरीज के बारे में बातचीत करेंगे जो कैटेगरीज रेड डेटा बुक में गिवन है। So now guys, talking about categories of faunal species in red data book। जब हम लोग फाउनल स्पीशीज की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं विद इन दी रेड डेटा बुक, गाइज इन्हें प्लीज ऑर्डर में ही याद रखिएगा। प्लीज रिमेंबर देम इन ऑर्डर। इसमें गाइज हमारे पास कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अब्रीविएशंस हैं और अब्रीविएशंस के साथ साथ इनके मीनिंग्स हैं। ठीक है, मैं कैटेगरीज लिख रहा हूं, नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, उसमें इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, मैं आपको मीनिंग समझाता चला जाऊंगा। तो गाइज हमारी पहली कैटेगरी जो है, पहले हम लोग सारी की सारी कैटेगरीज लिख लेते हैं, आर नॉन इवैल्यूएटेड स्पीशीज। ये नॉन इवैल्यूएटेड स्पीशीज। नॉन इवैल्यूएटेड स्पीशीज के बाद हम लोगों के पास ऐसी स्पीशीज हैं which are known as data deficit species, data deficit species हैं। Then we have least concern species, इन्हें हम लोग लीस्ट, जो थर्ड कैटेगरी है that is least concern। तो सबसे पहले इन तीन के बारे में कुछ समझ लेते हैं, ये सबसे इजीएस्ट है। गाइस नॉन इवैल्यूएटेड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो हमें पता है कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, विच एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, बट अभी तक हम लोग इनका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं समझ पाए हैं। वी हैव बीन अनएबल टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्पीशीज। अभी तक हमें सारे रीजन्स नहीं पता हैं जहां पर इन स्पीशीज की प्रेजेंस है, और इसी वजह से अभी तक हम लोगों ने इन स्पीशीज की पॉपुलेशन को काउंट करना स्टार्ट नहीं किया है। तो हमें पता है ये स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता है।
और क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, इस वजह से अभी तक हम लोगों ने इनकी पॉपुलेशन को काउंट करना स्टार्ट नहीं किया है। ऐसी स्पीशीज को गाइस वी कॉल नॉन इवैल्यूएटेड स्पीशीज। इसके बाद गाइस हमारे पास ऐसी स्पीशीज आती हैं जिन्हें हम लोग बुलाते हैं डेटा डेफिसिट स्पीशीज। Talking about data deficit, non-evaluated species को guys we write as NE, data deficit species को we write as DD and least concern species को we write as LC. Data deficit species वो species होती है, ध्यान से समझिएगा, इनका तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता होता, बस इतना पता है तो बहुत पता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होता है लेकिन इनकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन का अभी तक IUCN के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पता है बट एग्जैक्ट पॉपुलेशन को लेके अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी स्पीशीज को गाइस वी कॉल डेटा डेफिसिट स्पीशीज। इन्हीं को हम लोग डेटा डेफिसिट स्पीशीज बुलाते हैं। अब इसके बाद गाइस हमारे पास आती हैं लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। लीस्ट कंसर्न स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों से या तो बढ़ रही होती है या फिर स्टेबल होती है। लास्ट 10 इयर्स में गाइस इनकी पॉपुलेशन में हम लोगों को कोई भी नेगेटिव ट्रेट देखने को नहीं मिला होता है। नेगेटिव ट्रेट नहीं है लेकिन इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेबल है और या फिर इंक्रीज कर रही है। ऐसी स्पीशीज को हम लोग बुलाते हैं लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। अब गाइस इन 3 कैटेगरीज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो these categories are 2 categories. We have near threatened species जिन्हें हम लोग NT बुलाते हैं and we have vulnerable species जिन्हें हम लोग VL बुलाते हैं। अब गाइस नियर थ्रेटेंड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो, ध्यान से समझिएगा, लास्ट 10 इयर्स में स्टेबल पॉपुलेशन शो कर रही होती है। दे आर शोइंग स्टेबल पॉपुलेशन, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होता है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। इन फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि इनकी पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। अभी कोई नहीं मिले होते हैं, अभी ऑलमोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन होती है फॉर द लास्ट 10 इयर्स, लेकिन आगे हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। Vulnerable species are the species that are already showing declining trends. ये वो स्पीशीज हैं गाइस जो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स शो कर रही हैं। So this is what we need to understand about our next 2 types of species. अब गाइस हमारे पास आती है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में गाइस हमारे पास 4 स्पीशीज आती हैं। वी हैव एंडेंजर्ड, वी हैव critically endangered, we have we have extinct in wild and we have extinct species। तो हमारे पास गाइस रेड लिस्ट में 4 स्पीशीज आती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं
endangered, critically endangered, extinct in wild and extinct species. अब गाइस एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिन्हें हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड को CE से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड को EW से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सटिंक्ट स्पीशीज को EX से रिप्रेजेंट करते हैं. Talking about endangered species, these species are showing constantly declining population. ये स्पीशीज गाइस कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो कर रही हैं और साथ में IUCN ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि इन स्पीशीज की एटलीस्ट 90% पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है इन दी 20th सेंचुरी. ये डेटा गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा, ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अब गाइस इसके बाद हमारे पास आती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी भी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो करती है. They also show constantly declining population. और guys ऐसा माना जाता है that these species have lost 99% population in the 20th century. और इन स्पीशीज की 99% पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में खत्म हो चुकी है, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की अब सिर्फ 10% पॉपुलेशन बची है जितनी 20th सेंचुरी में थी उसके कंपैरिजन में, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सिर्फ 1% पॉपुलेशन बची है जितनी 20th सेंचुरी में थी उसके कंपैरिजन में. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीशीज गाइस वो स्पीशीज होती हैं which are now only found in protected areas. ये वो स्पीशीज हैं जो अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलती हैं, यानी कि जंगलों में, फॉरेस्ट्स में, अनप्रोटेक्टेड एरियाज में अब ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ये स्पीशीज नहीं मिलती है. लास्टली जब हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करते हैं, these are either the species that show zero population, या तो इन स्पीशीज की जीरो पॉपुलेशन है या फिर जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो रिमेनिंग पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है. या पॉपुलेशन तो रिमेनिंग है, कुछ 2-4 ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. ऐसी स्पीशीज को हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं. जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2 साल पहले 2018 में हम लोगों के पास एक स्पीशी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी एक्सटिंक्ट हुई थी, which was the species of white rhinos. सुदान नाम का एक मेल राइनो था, वो मर गया था. उसके बाद सिर्फ 2 फीमेल राइनोज जो हैं वो बची हैं, तो बट ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और इसीलिए अब उस स्पीशी को क्या मान लिया गया है, उस स्पीशी को एक्सटिंक्ट मान लिया गया है. सो दीज आर द 9 कैटेगरीज that have been made by the IUCN. इन 9 कैटेगरीज में गाइस ध्यान से समझिएगा, इन 9 कैटेगरीज में ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इन्हीं 4 कैटेगरीज को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन्हीं 4 कैटेगरीज में जो भी स्पीशीज आती हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा डेंजर है. दो स्पीशीज आर अंडर ट्रिमेंडस डेंजर और इसीलिए उन्हीं स्पीशीज को हम लोग बुलाते हैं द स्पीशीज ऑफ द रेड लिस्ट. बाकी गाइस प्लीज आप लोगों के पास
जो लिस्ट है उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, वो लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे उस लिस्ट के बारे में। So this is the next thing that you need to know. Now guys, we come to protected areas. अब हम लोग protected areas की बात करते हैं। हम लोगों ने 3 प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करी है। ध्यान से सुनिएगा, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, अभी सुनना है, बाद में पढ़ना है, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो गाइस, हम लोगों ने 3 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात की है। वी हैव नेशनल पार्क्स, वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वी हैव द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया व्हिच आर नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो हम लोगों के पास हैं। आपके नोट्स में इनके नंबर्स भी लिखे हैं 104 नेशनल पार्क्स हैं, 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। गाइस, ये नंबर्स याद रहते हैं, ठीक है, नहीं रहते हैं कोई बात नहीं। आपके पास नेशनल पार्क्स का एक मैप होगा, वो मैप जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे नेशनल पार्क्स की लोकेशंस जरूर पूछी जाती हैं। आपको नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस मैप में से देख के एक स्टेट वाइज लिस्ट बना लेंगे, उसे याद कर लेंगे, अच्छा है, नहीं याद करेंगे और भी अच्छा है, क्योंकि लिस्ट बड़ी बनेगी और दूसरी बात क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है। तो ये सब फैक्चुअल मैटर्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट नेशनल पार्क्स। नाउ नेशनल पार्क्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं आपको बताता हूं गाइस, क्योंकि नेशनल पार्क्स में हम लोग रेड लिस्ट की कीस्टोन स्पीशीज को रखते हैं। नेशनल पार्क इज अ रीजन which contains keystone species of the red list. टाइगर्स, लायंस, राइनोसेरस, ये बड़े बड़े जानवर जो हैं, जो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, वो यहां पर रखी जाती हैं। गाइस, नेशनल पार्क कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होता है, कोई हंटिंग अलाउड नहीं होती है, कोई डिफॉरेस्टेशन अलाउड नहीं होता है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। चारों तरफ से बार्ब्ड वायर्स होते हैं, कटीले तारों से घिरा होता है, वॉल्स भी कंस्ट्रक्टेड होती हैं और हर जगह फॉरेस्ट रेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट गाइस, नेशनल पार्क में किसी भी नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। यानी कि समझ लीजिए, एक जानवर मर गया, उस जानवर की डेड बॉडी को भी नहीं हटाया जाएगा, वो डेड बॉडी एज इट इज वहीं पर पड़ी रहेगी। उसे चील कौवे आके खा जाएंगे और जानवर आके खा जाएंगे, वो सड़ जाएगी, जो कुछ भी होगा, बट ह्यूमंस किसी भी तरीके से इस रीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। दे डू नॉट इंटरफेयर इनटू दिस रीजन। पेड़ गिर जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, उसे नहीं हटाया जाएगा। तो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होता है, कोई हंटिंग, कोई वुड कटिंग अलाउड नहीं होती है, दीवार से या फिर बार्ब्ड वायर से घिरा होता है, किसी तरीके से कोई इसमें अंदर नहीं आ सकता विदाउट दी परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लीटली डिप्लॉयड होता है यहां पर, और ह्यूमंस किसी नेचुरल प्रोसेस तक को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कितने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क किसी कीस्टोन स्पीशी के लिए बनाया जाता है जो रेड लिस्ट का पार्ट है। अब गाइस, नेशनल पार्क में इको टूरिज्म अलाउड होता है कुछ नेशनल पार्क्स में। कुछ हमारी ऐसी स्पीशीज हैं जैसे टाइगर्स, उनकी पॉपुलेशन अब बढ़ गई है, वी हैव मोर टाइगर्स देन बिफोर नाउ। लायंस की भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो कुछ रीजन्स में जहां पर ऐसे नेशनल पार्क्स बने हैं जहां पर अब ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है या फिर बढ़ गई है, वहां पर इको टूरिज्म अलाउ कर दिया गया है। अब गाइस, जब इको टूरिज्म होता है तो आप में से कई लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए होंगे। तो इको टूरिज्म में
जो नेशनल पार्क की पेरिफेरी होती है, उस नेशनल पार्क की पेरिफेरी पे एक बफर जोन बनाया जाता है। बफर जोन ऐसा जोन होता है जहां पर टूरिस्ट अकोमोडेशंस बनाए जाते हैं, टूरिस्ट्स वहीं पर रहते हैं। टूरिस्ट नेशनल पार्क में विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विदाउट अकंपनीड बाय गाइड्स एंटर नहीं कर सकते अपने आप। तो बफर जोन वो रीजन होता है जो इको टूरिस्ट को रेसिडेंस देता है। रेसिडेंस तो नहीं, रहने की जगह देता है, रेसिडेंस तो घर होता है। तो गाइज ये कहानी होती है नेशनल पार्क की। कीस्टोन स्पीशी रेड लिस्ट, नो हंटिंग, नो डिफॉरेस्टेशन, नो डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, कंप्लीटली वॉल्ड और वायर्ड, हाई नंबर ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स, इको टूरिज्म is allowed but the accommodations of the tourists are only present in the buffer zone. अब गाइज आप लोग जानते होंगे कि जो फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं वहां पर ट्राइबल्स रहते हैं। अगर से किसी रीजन में नेशनल पार्क बनाया जाता है या किसी रीजन को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां पर पहले से कुछ ट्राइबल्स रह रहे होते हैं, तो उन ट्राइबल्स को रीलोकेट कर दिया जाता है। ट्राइबल्स को भी नेशनल पार्क में रहने की इजाजत नहीं होती है। इवन ट्राइबल्स आर नॉट अलाउड टू लिव इन दी नेशनल पार्क। सो प्लीज रिमेंबर दिस। So these are the rules and regulations of the national park. अब गाइस नेशनल पार्क के बाद हम लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब यहां पर सबसे पहले डिफरेंस समझिएगा, यही मेजर डिफरेंस है। इतना रूल्स एंड रेगुलेशन डिटेल में यूपीएससी आपसे नहीं पूछता है, बट आपको पता है मैं तो सब कुछ डिटेल में ही बताऊंगा। अब गाइस नेक्स्ट आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहां पर गाइस रेड लिस्ट स्पीशीज होती हैं। We have species from the red list, but यहां पर कोई कीस्टोन स्पीशीज नहीं होती, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज यहां पे रहती हैं जो रेड लिस्ट का पार्ट होती है, लेकिन इन स्पीशीज में से कोई स्पीशी कीस्टोन नहीं होती है। जनरली ये स्पीशीज ना छोटी स्पीशीज होती है, जैसे बर्ड्स या छोटे एनिमल्स होते हैं, डियर वगैरह छोटे एनिमल्स जो कीस्टोन नहीं। तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कीस्टोन स्पीशी रहती है जो रेड लिस्ट में है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर रेड लिस्ट वाली मल्टीपल स्मॉलर स्पीशीज रहती हैं, लेकिन इनमें से कोई कीस्टोन स्पीशीज नहीं होती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अब गाइस जब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कहीं ज्यादा इजियर होते हैं एज कंपेयर टू नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स के कंपैरिजन में ये रिलेटिवली मच लेसर प्रोटेक्टेड जोन्स होते हैं। ये उतने ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं जितने ज्यादा प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स होते हैं। पहली बात तो ये भी वायर्ड या फिर वॉल्ड होते हैं। दूसरी बात यहां पर फॉरेस्ट रेंजर्स कम होते हैं। तीसरी बात यहां पर अगर कोई ट्राइबल्स रह रहे होते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से रिलोकेट नहीं किया जाता, उन्हें उसी रीजन में पेरिफेरी पे एक रीजन दे दिया जाता है जहां पर वो लोग रहते हैं। यानी कि समझ लीजिए वो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में रह रहे हैं तो उन्हें उठा के बस थोड़ा सा साइड में कर दिया जाता है कि आप लोग यहां रहें, और इस रीजन को हम लोग बुलाते हैं प्राइमरी बफर जोन। दिस इज नोन एज द प्राइमरी बफर जोन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब गाइस इस प्राइमरी बफर जोन में हंटिंग और वुड कटिंग अलाउड होती है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बार, लेकिन उस हंटिंग या वुड कटिंग के लिए
स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम दी गवर्नमेंट, स्पेशल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो जिन लोगों के पास लाइसेंसेस हैं वो यहां पर हंटिंग और वुड कटिंग कर सकते हैं। ट्राइबल्स यहां पर हंटिंग और वुड कटिंग हमेशा कर सकते हैं, ट्राइबल्स के ऊपर यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। दूसरी बात, यहां पर अगर वैसा कोई सिनेरियो हो जाता है कि कोई जानवर मर जाता है या फिर कोई पेड़ गिर जाता है, तो यहां पर उन चीजों को हटा दिया जाता है, नेशनल पार्क की तरीके से नहीं, यहां पर उन चीजों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और लास्टली यहां पर एक सेकेंडरी बफर जोन भी बना होता है, और इस सेकेंडरी बफर जोन में जो इको टूरिस्ट्स हैं उनका अकोमोडेशन होता है। तो ध्यान से बात को समझिए। पहली बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कीस्टोन स्पीशीज नहीं होती है, बहुत सारी स्मॉलर स्पीशीज होती हैं जिन स्पीशीज को रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया होता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा इजियर होते हैं एज कंपेयर टू द नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो भी डेड और डिकेड मैटर है उसे हटा दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट रेंजर्स भी कम होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्राइबल्स को भी रिलोकेट नहीं किया जाता है, और जिस रीजन में ट्राइबल्स रहते हैं उसमें और भी लोग जिनके पास स्पेशल लाइसेंसेस हैं उन्हें हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन की परमिशन दे दी जाती है। जैसे नेशनल पार्क में इको टूरिस्ट के लिए अलग से एक बफर जोन बनाया जाता है, वैसे यहां पर भी इको टूरिस्ट के लिए अलग से एक बफर जोन बनाया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस मेजरली वो वाली बात याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आया है अभी तक कि नेशनल पार्क में कीस्टोन स्पीशी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कीस्टोन स्पीशी नहीं होती। अब गाइस हम लोग आते हैं एक रीजन पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, जिसे हम लोग बुलाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरेस्टिंग रीजन। गाइस बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है। इट इज अ बिग एरिया, बहुत ही बड़ा, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया होता है जिस एरिया में हमारे पास बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज होती है। वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन दिस एरिया। एंडेमिक स्पीशी के साथ साथ यहां पर रेड लिस्ट स्पीशीज भी होती हैं। तो यूनिक स्पीशीज भी होती हैं और यूनिक स्पीशीज के साथ साथ रेड लिस्ट स्पीशीज भी होती हैं। अब गाइस ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन इनहैबिटेशन भी होता है। यानी कि अगर पहले से यहां पर कोई विलेज या टाउन वगैरह होता है तो उस विलेज या टाउन के सराउंडिंग एरिया में अगर एंडेमिक स्पीशी और रेड लिस्ट स्पीशीज रहती हैं तो उन पूरे के पूरे एरिया को इंक्लूडिंग दी विलेज और टाउन हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते हैं? हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। अब गाइस ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें जो भी ह्यूमन इनहैबिटेशंस होती हैं, whatever the human inhabitations are, उन ह्यूमंस को जो इन इनहैबिटेशंस में रहते हैं, इन ह्यूमन सेटलमेंट्स में रहते हैं, उन ह्यूमंस को कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं, शॉपकीपर्स वगैरह ये सब हो सकता है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा अब ध्यान से बात को समझिएगा। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां पर कुछ विलेजेस और टाउन्स हैं। इन विलेजेस और टाउन्स में लोग रहते हैं और इन विलेजेस और टाउन्स के आसपास बहुत बड़ा जंगल है, जिस जंगल में रेड लिस्ट ऑर्गेनिजम्स भी हैं और एंडेमिक स्पीशीज भी हैं। ये लोग जो इन विलेज और टाउन्स में रहते हैं इन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करने दी जाती है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट को नुकसान हो सके। ठीक है।
अब गाइस इसके अलावा इन विलेजेस और टाउन्स के अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ रीजन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कोर एरियाज बुलाते हैं। वी हैव सर्टेन रीजन्स जिन्हें हम लोग कोर एरियाज कहते हैं। गाइस ये कोर एरियाज ऐसे रीजन्स होते हैं जिन रीजन्स में मेजरली एंडेमिक और रेड लिस्ट स्पीशीज रहती है। इन्हीं रीजन्स में मेजरली हमें कौन देखने को मिलती हैं? एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं और साथ में रेड लिस्ट स्पीशीज देखने को मिलती है। इन कोर एरियाज में गाइस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम होते हैं जैसे नेशनल पार्क्स में होते हैं। These core areas have same rules and regulations as there are in the national parks. और गाइस इन कोर एरियाज के चारों तरफ कुछ रीजन्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग रिसर्च हॉटस्पॉट्स बुलाते हैं। रिसर्च हॉटस्पॉट्स गाइस वो रीजन्स होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं रिसर्चर्स। यहां पर जूलॉजिस्ट्स हो सकते हैं, यहां पर बॉटनिस्ट्स हो सकते हैं। ये जो नेशनल ज्योग्राफिक वाले होते हैं ना, ये भी यहीं पर रहते हैं और ये वहां पर रह के सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी ट्रेड्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहां पर रिसर्चर्स के अलावा जो बाकी लोग होते हैं वो अलाउड भी नहीं होते हैं। तो ध्यान से सोचिए क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व गाइस एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में हमारे पास एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत ही बड़ा। और इस जंगल के बीचों बीच ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं। लेकिन इस जंगल में बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज हैं और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी हैं जो रेड लिस्ट में प्रेजेंट है। अब गाइस जब हम लोग इन स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिन रीजन्स में इन स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। उन रीजन्स को जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उन रीजन्स को गाइस हम लोग बुलाते हैं कोर एरियाज। दोज रीजन्स आर नोन एज कोर एरियाज। विलेजेस में, ह्यूमन सेटलमेंट्स में जो लोग रहते हैं वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। और साथ में गाइस कोर एरियाज के आसपास ऐसे रीजन्स होते हैं जिन्हें हम लोग बुलाते हैं रिसर्च हॉट स्पॉट्स। रिसर्च हॉटस्पॉट्स वाले जो रीजन्स होते हैं वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर सिर्फ रिसर्चर्स रहते हैं और ये रिसर्चर्स यहां पर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर रिजर्व। तो इतनी कहानी है गाइस जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट the protected areas which are made in situ conservation। ये तो बात गाइस किसकी होती है? ये तो बात होती है about in situ conservation। अब गाइस हमारे पास एक दूसरे टाइप की कंजर्वेशन आती है which is known as ex situ conservation। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के कंजर्वेशन के बारे में बातचीत करेंगे। The next type of conservation that we have is known as ex situ conservation।
अब गाइस जब हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ध्यान से समझिए, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेजरली की जाती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं और कीस्टोन भी होती हैं, उन स्पीशीज के लिए गाइस हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं। दो स्पीशीज रिक्वायर एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, उन स्पीशीज की पॉपुलेशन को, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होती है, उसे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं करना होता है या कंजर्व ही नहीं करना होता है, हमें साथ में आगे पॉपुलेशन को फर्दर इंक्रीज भी करना होता है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम हो गई होती है, इतनी कम पॉपुलेशन पे बहुत ही जल्दी हो सकता है ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएं, इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसीलिए हमें इनकी पॉपुलेशन को फर्दर इंक्रीज भी करना होता है। तो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, उन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कीस्टोन स्पीशीज के लिए हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में गाइस जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज हैं जिन्हें कंजर्व करना है, बस ये समझ लीजिए उन्हें वीवीआईपी की तरीके से ट्रीट किया जाता है। उस स्पीशी की हर एक नीड को ध्यान में रखा जाता है। एवरी नीड ऑफ दैट स्पीशी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। समझ लीजिए हमें लायंस की एक्स सिटू कंजर्वेशन करनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो गाइस लायंस की एक्स सिटू कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन ऑर्डर टू डू एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ लायंस, हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन करने के लिए पहले ये पता लगाएंगे कि लायंस को किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस पसंद है। फिर हम लोग ये पता लगाएंगे कि लायंस को किस तरीके का वेजिटेशन पसंद है। फिर हम लोग ये पता लगाएंगे कि लायंस को किस तरीके का फूड पसंद है। तो हम लोग इनकी क्लाइमेटिक प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगाएंगे, इनकी फूड प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगाएंगे और साथ में इनकी वेजिटेशन प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगाएंगे। अब जो भी प्रेफरेंसेस होंगी, उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम एक ऐसा रीजन ढूंढेंगे जहां पर क्लाइमेटिक और वेजिटेशन दोनों प्रेफरेंसेस पूरी हो रही हो। क्लाइमेट भी वैसी ही हो जैसे लायंस को पसंद होती है, वेजिटेशन भी वैसा ही हो जैसी लायंस को पसंद होता है। फिर गाइस हम वहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें देखेंगे। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स वही होंगे जो लायंस के फूड प्रेफरेंसेस में होंगे तो ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे जो लायंस के फूड प्रेफरेंसेस में होंगे, तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो लायंस के फूड प्रेफरेंसेस में हैं, कहीं से लाके एयरलिफ्ट करवा के उस रीजन में डाला जाएगा ताकि लायन के फूड प्रेफरेंसेस भी पूरे किए जा सके। तो क्लाइमेट वहां पर पहले से सूटेबल है, वेजिटेशन वहां पर पहले से सूटेबल है, लेकिन जो फूड प्रेफरेंसेस हैं अगर वो अनसूटेबल भी हैं तो अलग अलग रीजन से जो सूटेबल फूड प्रेफरेंसेस हैं उन्हें वहां पर लाके डाला जाएगा। अब गाइस क्लाइमेट, वेजिटेशन और फूड तीनों लायन की लाइकिंग के हिसाब से है। अब गाइस क्या किया जाएगा, अब जूलॉजिस्ट से बात करने के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म का सूटेबल मेल फीमेल रेशियो होता है, उस सूटेबल मेल फीमेल रेशियो को वहां पर डाल दिया जाएगा। यानी कि जैसे लायंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइस लायंस का जो सूटेबल मेल फीमेल रेशियो होता है वो 1:4 होता है। एक लायन 4 लायंस के साथ मेट करता है, जबकि टाइगर्स का जो सूटेबल मेल फीमेल रेशियो होता है वो 1:1 होता है। एक टाइगर एक ही टाइग्रेस के साथ मेट करता है। तो अगर हम लोग लायंस वहां पर लाके रख रहे हैं
तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स लाइनस लाएंगे, 1 टाइम लायन लाएंगे। अगर हम लोग टाइगर्स लाके रख रहे हैं तो 1:1 रेशियो में टाइगर और टाइग्रेस आएंगे। अलग अलग रीजन से इन लायंस को, लाइनस को, टाइगर्स को, टाइग्रेस को, दोनों में से किसी एक को वहां पर एयरलिफ्ट करके डाल दिया जाएगा। अब सोचिए, क्लाइमेट भी उनके हिसाब से है, वेजिटेशन भी उनके हिसाब से है, फूड भी उनके हिसाब से है, मेल फीमेल रेशियो भी उनके हिसाब से है, और फिर इस रीजन को एग्जैक्टली उसी टाइप का प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिस टाइप का प्रोटेक्शन नेशनल पार्क को दिया जाता है। अब गाइस ये जो रीजन बना है, इसी रीजन को हम लोग बुलाते हैं एक एक्स सिटू कंजर्वेशन रिजर्व। दिस इज नोन एज एन एक्स सिटू कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहां पर क्योंकि सब कुछ उनके हिसाब से सूटेबल है, इसीलिए डेफिनेटली, और यहां पर उनकी हंटिंग हो नहीं सकती है, इसलिए डेफिनेटली टाइम के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब गाइस आप लोग समझ सकते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाने के लिए हमें बहुत सारा लैंड चाहिए, लैंड के साथ साथ हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। इतने रिसोर्सेज इंडिया जैसे कंट्री के पास तो नहीं, तो इसलिए इंडिया ने अभी तक कोई एक्स सिटू कंजर्वेशन रिजर्व नहीं बनाया। आगे हो सकता है इंडिया कोई एक्स सिटू कंजर्वेशन रिजर्व बनाए, बट अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो गाइस, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेजर और द वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। तो इन सिटू में वहीं बना देते हैं, एक्स सिटू में एक अलग जगह बनाया जाता है और एनिमल्स को वहां पर लाके डाल दिया जाता है। अब गाइस इसके बाद तो अब हमें यह पता है कि कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं स्पीशीज की। रेड डेटा बुक में हमें यह पता है कि कौन कौन से टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, उन प्रोटेक्टेड एरियाज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब गाइस हमारे पास प्लीज रिमेंबर कुछ टर्म्स आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 2 ही चीजें बची हैं छोटी छोटी बायोडाइवर्सिटी में, बस कुछ टर्म्स आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। These terms are related with बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म्स रिलेटेड हैं बायोडाइवर्सिटी के साथ। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज टर्म्स। अब गाइस इनमें से जो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज मेगा डाइवर्स कंट्रीज। The first term that we have is known as mega diverse countries. Now guys, जब हम लोग मेगा डाइवर्स कंट्रीज की बात करते हैं, when we are talking about mega diverse countries, these are the countries which contain almost 75% of total global biodiversity. गाइस वर्ल्ड में 17 कंट्रीज ऐसे हैं जिन कंट्रीज में वर्ल्ड की 75% बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे कंट्रीज को हम लोग बुलाते हैं मेगा diverse countries. So mega diverse countries are the countries. These are 17. This is a list of 17 countries. And these 17 countries contain 75% of global biodiversity. अब guys, जब हम लोग मेगा डाइवर्स कंट्रीज के बारे में बात करते हैं,
when we are talking about mega diverse countries, मेगा डाइवर्स कंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वी हैव सब डिवाइडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज इनटू टू कैटेगरीज. तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज वो कंट्रीज है जहां पर वर्ल्ड की 75% बायोडाइवर्सिटी है. 17 कंट्रीज हैं जहां पर वर्ल्ड की 75% बायोडाइवर्सिटी है. जब गाइज हम लोग इन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो इन कंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वी हैव प्राइमरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज एंड वी हैव सेकेंडरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज. हमारे पास प्राइमरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, हमारे पास सेकेंडरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज है. दिस रेशियो इज नोन एज, और दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज नोन एज 12+5. 12 कंट्रीज प्राइमरी है और 5 कंट्रीज सेकेंडरी. तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज में भी दो फर्दर सब कैटेगराइजेशंस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज गाइस वो कंट्रीज हैं जिनमें हर एक कंट्री में 10 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं. इफ अ कंट्री हैज मोर देन 10 मिलियन स्पीशीज देन सच अ कंट्री इज नोन एज अ प्राइमरी मेगा डाइवर्स कंट्री. इसे हम लोग प्राइमरी मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं. और अगर स्पीशीज का नंबर 5 से 10 मिलियन के बीच में है, इफ द नंबर ऑफ स्पीशीज आर बिटवीन 5 to 10 मिलियन, देन गाइस सच कंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज. इन्हें हम लोग सेकेंडरी मेगा डाइवर्स कंट्रीज कहते हैं. अब गाइस वैसे तो IUCN, और ये भी जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मेगा डाइवर्स कंट्रीज का, ये किसने बनाया है? ये IUCN ने बनाया है. IUCN हैज मेड दिस कॉन्सेप्ट. अब गाइज ये जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, इनमें कोई रैंकिंग तो अभी तक नहीं दी गई है. नो रैंकिंग हैज बीन गिवन अप टिल नाउ, बट प्लीज रिमेंबर, ये वाली बात याद रखिएगा गाइज, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन ब्राजील. ब्राजील वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मेगा डाइवर्स कंट्री है. आप लोगों को पता ही होगा, अभी फॉरेस्ट फायर्स का भी केस हुआ था ब्राजील में. गाइस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फायर लगी थी. अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स have the highest mega diverse or highest number of species in the world. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीशीज कहां पर प्रेजेंट है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट हैं ब्राजील में. अब गाइस जो 12 कंट्रीज हैं और जो 5 कंट्रीज हैं, उनकी लिस्ट आपके नोट्स में दे रखी है. प्लीज उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा. प्लीज रिमेंबर दैट लिस्ट. अब गाइस हम लोगों को मेगा डाइवर्स कंट्रीज के रिलेशन में एक बात जरूर पता होनी चाहिए. वी शुड नो सर्टेन थिंग अबाउट मेगा डाइवर्स कंट्रीज. मेगा डाइवर्स कंट्रीज की एक समिट हुई थी. There was a summit of mega diverse countries which is known as the International Summit of Mega Diverse Countries, and this International Summit of Mega Diverse Countries took place in the city of Cancun in Mexico. मेक्सिको का एक सिटी है CANCUN, कैंकन. यहां पर ये समिट हुई थी, ये मीटिंग हुई थी 2003 में. अब गाइस इस मीटिंग में हालांकि मेगा डाइवर्स कंट्रीज तो 17 हैं, बट इस मीटिंग में 8 पार्टिसिपेंट्स थे. देयर वर 8 पार्टिसिपेंट्स दैट वर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग. अब गाइस जब हम लोग इन पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना, इंडिया हमेशा काफी ज्यादा एनवायरमेंटली अग्रेसिव रहा है. इंडिया हैज बीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनवायरमेंटल समिट्स
ऑफ द वर्ल्ड। अब गाइस जब हम लोग इन 8 पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो फिर से ये 8 पार्टिसिपेंट्स आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। इंडिया था, चाइना था, इंडोनेशिया था, मेक्सिको था, ब्राजील था, पेरू था, कोलंबिया था और वेनेजुएला था। These were the countries that were present in this international summit. अब गाइस जब हम लोग इस इंटरनेशनल समिट की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेशनल समिट, तो गाइस इस इंटरनेशनल समिट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज आपस में मिलके कोऑपरेट करें, दैट मेगा डाइवर्स कंट्रीज शुड कोऑपरेट among themselves and these countries should cooperate in order to save the red list species within their regions. इन countries को guys cooperate करना है रेड लिस्ट स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए। अब गाइस यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि जो 8 कंट्रीज थे, इन 8 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। ये कंट्रीज इतने ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे कि इनके पास प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने के रिसोर्सेज भी नहीं थे। दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू मेक प्रोटेक्टेड एरियाज। तो गाइस कंट्रीज को दो कैटेगरीज में, इन 8 कंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी थी इन्वेस्टर्स की। ये वो कंट्रीज थे जो बाकी कंट्रीज को पैसे देंगे ताकि वो अपने यहां प्रोटेक्टेड एरियाज बना सके। इन्वेस्टर्स 4 थे, इंडिया, चाइना, ब्राजील और वेनेजुएला। इन 4 कंट्रीज के पास ऑप्टिमम रिसोर्सेज थे, ऑप्टिमम पैसा था। इन 4 कंट्रीज ने कहा हम बाकी कंट्रीज को पैसा देंगे ताकि ये अपने यहां एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए, रेड लिस्ट स्पीशीज को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बना सके। तो ये डिसीजन लिया गया था इस समय। अब गाइस अभी हम लोगों को धीरे धीरे करके पता लगता चला जाएगा। ये तो पहली समिट है जो हम लोगों ने पढ़ी है। अभी हम लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा कि गाइस समिट्स बहुत सारी हुई हैं एनवायरनमेंट को लेके, बातें भी बहुत सारी हुई हैं एनवायरनमेंट को लेके, लेकिन सिर्फ बातें ही हुई हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन तो ले लिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर था। तो इतनी कहानी है जो हमें मेगा डाइवर्स कंट्रीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो गाइस पहली बात, ये जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है ये आईयूसीएन लेके आया है। आईयूसीएन ने अपने डेटा के थ्रू हमें ये बताया है कि वर्ल्ड में 17 ऐसे कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में वर्ल्ड की 75% बायोडाइवर्सिटी है। जब गाइस हम लोग इन कंट्रीज की बात करते हैं तो इन कंट्रीज में से 12 कंट्री ऐसे हैं जिनमें खुद में 10 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं और 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें खुद में 5 से 10 मिलियन स्पीशीज है। जिन कंट्रीज में 10 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी मेगा डाइवर्स कहते हैं और जिन कंट्रीज में 5 से 10 मिलियन स्पीशीज हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी मेगा डाइवर्स कहते हैं। अब गाइस इनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए अबाउट मेगा डाइवर्स कंट्रीज वो ये पता होनी चाहिए कि 2003 में मेक्सिको में कैंकन नाम की जगह पे एक समिट हुई थी जिसे हम लोग बुलाते हैं इंटरनेशनल समिट ऑफ मेगा डाइवर्स कंट्रीज। जब हम लोग इस समिट की बात करते हैं तो इस समिट में गाइस 8 पार्टिसिपेंट्स थे। देयर वर 8 पार्टिसिपेंट्स दैट वर प्रेजेंट इन दिस समिट। अब गाइस ये जो 8 पार्टिसिपेंट्स थे, इन 8 पार्टिसिपेंट्स ने ये रेजोल्यूशन लिया कि ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपनी एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करने में। दे विल हेल्प ईच अदर in the conservation of endangered species.
अब गाइस, जब ये डिसीजन लिया गया तो इस डिसीजन में जो 8 कंट्रीज थे, उन 8 कंट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक थे इन्वेस्टर्स, एक थे टेकर्स। अब गाइस, इन्वेस्टर्स वो कंट्री थे जिनके पास पैसा था, टेकर्स वो कंट्री थे जिनके पास पैसा नहीं था। 4 कंट्रीज जो इन्वेस्टर्स थे, इंडिया, चाइना, ब्राजील और वेनेजुएला, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो जो टेकर्स हैं उन्हें क्या देंगे, उन्हें फंड्स देंगे ताकि वो अपने यहां प्रोटेक्टेड एरियाज बना सके। लेकिन ये सारा का सारा जितना भी डिस्कशन था, ये सारा का सारा डिस्कशन सिर्फ कहां रह गया, ये सारा का सारा डिस्कशन सिर्फ पेपर पे रह गया। So this is what we need to understand about mega diverse countries. अब guys, मेगा डाइवर्स कंट्रीज के बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टर्म आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज अ टर्म विच इज रिलेटेड विद, या it is a term which is known as biodiversity hotspots. गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है जिसे हमें डिस्कस करना है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब गाइस, जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करते हैं, when we are talking about biodiversity hotspots, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन। नॉर्मन ने ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये 1990 में बताया था। अब गाइस, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जिसका मिनिमम एरिया, या एक ऐसा रीजन होता है जिसका मिनिमम एरिया 0.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है। इट इज 0.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और इस रीजन में एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की। प्लांट्स की एटलीस्ट 1500 स्पीशीज होती हैं। अब गाइस, इस रीजन का ऑलमोस्ट 70% एरिया अब किसके अंडर आ गया होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंडर आ गया होता है। यानी कि 20th सेंचुरी में इस एरिया में ह्यूज अमाउंट्स में हैबिटेट लॉस हुआ होता है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस एरिया में बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज होती है। देयर आर लॉट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। लेकिन गाइस, 20th सेंचुरी में इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस एरिया में ह्यूज अमाउंट्स में हैबिटेट लॉस हुआ होता है। और इस हैबिटेट लॉस की वजह से यहां पर 20th सेंचुरी में बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई होती है। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ biodiversity loss, and due to that biodiversity loss, large number of species have extinct in this region. So this is what a biodiversity hotspot is. So it is a region of rich biodiversity where biodiversity is suffering due to human activities. ये ऐसे regions होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कंजर्वेशन। These are the regions on land, terrestrial biomes में, जिनको सबसे ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है। So these are what biodiversity hotspots are. इन्हीं को हम लोग biodiversity hotspots कहते हैं। अब guys, further जब हम लोग बातचीत करते हैं about biodiversity hotspots, तो guys, वर्ल्ड में टोटल 35 हॉटस्पॉट्स है, जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स एशिया में है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा। हमें इस बात से मतलब है कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
India has, guys, 4 biodiversity hotspots. 4 biodiversity hotspots हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं. We have 4 biodiversity hotspots which are present in India. The first biodiversity hotspot of India, the most important biodiversity hotspot of India is the Himalayan zone. ये हिमालयन जोन है. गाइस, हिमालयाज का जितना रीजन है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, जितना रीजन है वो पूरा का पूरा रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. It has very large number of endemic species and it has very high number of human activities as well. ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं इंडिया में तो है ही, इट इज इन इंडिया, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पीओके में भी जाता है, नेपाल में भी जाता है, तिब्बत में भी जाता है और चाइना में भी जाता है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालयन जोन है वो भी इसमें आता है. काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंजेस भी इसी हॉटस्पॉट में आती है. दिस इज द फर्स्ट, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का पहला, मतलब सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इसी हॉटस्पॉट में है और ये इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट भी है. सो दिस इज आवर फर्स्ट हॉटस्पॉट, द हिमालयन जोन. तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है. ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पर बहुत ही मैसिव बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा होता है. इसीलिए ये अब ऐसे रीजन्स होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा कंजर्वेशन चाहिए होता है. दीज आर द रीजन्स रिक्वायरिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंजर्वेशन. वर्ल्ड में 35 हॉटस्पॉट्स हैं, सबसे ज्यादा एशिया में है. इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं. इंडिया हैज 4 हॉटस्पॉट्स, जहां पर इंडिया का पहला हॉटस्पॉट है दी हिमालयन जोन. दी फर्स्ट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इज दी हिमालयन जोन. जब हम लोग हिमालयन जोन की बात करते हैं, हिमालयन जोन गाइस पूरा का पूरा रीजन है ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज का, इंक्लूडिंग दी ट्रांस हिमालयन जोन. ये इंडिया में, नेपाल में, चाइना में, तिब्बत में, पीओके में, इन 5 रीजन्स में लाई करता है. भूटान में भी लाई करता है. ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है और सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी हॉटस्पॉट में प्रेजेंट है. इस समय गाइस जो अकेली प्रॉब्लम है इस हॉटस्पॉट के साथ, दैट इज टूरिज्म. टूरिज्म इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस हॉटस्पॉट. टूरिज्म की वजह से यहां पर पोल्यूशन बढ़ रहा है और पोल्यूशन की वजह से यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो अभी भी हो रहा है. तो ज्यादा कंसर्न्स नहीं है यहां पर. अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट हॉटस्पॉट है इंडिया का, इट इज द इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट. इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट गाइस इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में प्रेजेंट है और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में से ये म्यांमार में एक्सटेंड कर जाता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया टिल म्यांमार. इंडिया की जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हटा दीजिए तो 6 बचेंगी. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन 6 की 6 स्टेट्स में यह हॉटस्पॉट प्रेजेंट है और साथ में यह हॉटस्पॉट म्यांमार में भी एंटर कर जाता है. अब गाइस ये जो हॉटस्पॉट है ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड हॉटस्पॉट है. दिस इज द मोस्ट एंडेंजर्ड हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. जब हम लोग इस हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो गाइस इस रीजन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में अभी तक डेवलपमेंट कम हुआ है,
अब गवर्नमेंट यहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है, रोड्स के ऊपर ध्यान दे रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस रीजन की वजह से यहां पर जब इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है तो इंफ्रा डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट हॉटस्पॉट व्हिच इज नोन एज द इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट। इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट के बाद यहां पर गाइस जो नेक्स्ट हॉटस्पॉट है दैट इज दी, हमारे यहां जो नेक्स्ट हॉटस्पॉट है दैट इज द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब गाइस जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट्स के दोनों तरफ, जहां पर वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है उसके दोनों तरफ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर एरिया तक हमारे पास जो भी रीजन है दैट इज द वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। जो वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट है गाइस वो इंडिया का इस समय सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में आपको पता ही है, वेस्टर्न घाट्स के पास ही पड़ती हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, the region of Mumbai and coastal plains of Maharashtra, Karnataka etc. जो इंडिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन है। यहां पर हाई अमाउंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यहां पर हाई अमाउंट में इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है। इन सारे के सारे रीजंस की वजह से इस रीजन में हाई अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, और इसी हाई अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की वजह से ये इस समय इंडिया का सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड हॉटस्पॉट है। ऐसा माना जाता है यहां पर मोर देन 90% हैबिटेट लॉस हो चुका है। लेकिन गाइस तब भी एक सिल्वर लाइनिंग है क्लाउड में। 2016 में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिन रिपोर्ट्स ने हमें ये बताया है कि गाइस इस रीजन में जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जा रहा है, इस रीजन में जो ग्रीन बेल्ट है वो बढ़ रही है। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम में इस रीजन में हम लोगों को फर्दर बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ देखने को मिले। अब गाइस इन 3 हॉटस्पॉट्स के अलावा इंडिया में एक और हॉटस्पॉट है which is known as सुंडालैंड। गाइस सुंडालैंड वो रीजन है, अगर आप लोग अपने मैप में देखेंगे, एशिया के मैप में देखिए आपको एक चीज दिखेगी। इफ यू विल लुक इन दी मैप ऑफ एशिया तो गाइस आपको म्यांमार दिखेगा, और म्यांमार के नीचे साउथ में देखिए एक छोटी सी पूंछ लटक रही है म्यांमार की, एक छोटा सा नैरो सा रीजन है म्यांमार का जो साउथवर्ड ट्रैवल कर रहा है। इसी तरीके से थाईलैंड का भी एक छोटा सा नैरो रीजन है जो साउथवर्ड ट्रैवल कर रहा है, और ये रीजन जो है वो मलेशिया जाके एंड हो रहा है। अब गाइस ये जो म्यांमार की पूंछ है, ये जो थाईलैंड की पूंछ है, और ये जो मलेशिया वाला रीजन है, इस पूरे के पूरे रीजन को हम लोग बुलाते हैं सुंडालैंड। दिस इज नोन एज सुंडालैंड। अब गाइस इसी रीजन के पार्ट हैं हमारे निकोबार आइलैंड्स, नॉट अंडमान, ओनली निकोबार। निकोबार आइलैंड्स एक्चुअली में इसी रीजन से टूट के अलग हुए थे। अब गाइस ये जो पूरा का पूरा रीजन है, निकोबार, म्यांमार के सदर्न पार्ट्स, थाईलैंड के सदर्न पार्ट्स और मलेशिया, इस पूरे के पूरे रीजन को, इन 4 रीजन्स को मिलके हम लोग बुलाते हैं सुंडालैंड। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में अभी तक इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कोई खास एनवायरमेंटल कंसर्न्स नहीं है। देयर आर नो मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन इंडिया इन दिस रीजन। तो इंडिया में गाइस कितने हॉटस्पॉट्स हैं? हिमालयन जोन, हिमालयस का जितना पार्ट इंडिया में पड़ता है। वी हैव इंडो म्यांमार जोन, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़ के जो हिमालयन जोन में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बाकी जितनी स्टेट्स हैं वो इस रीजन में पड़ती हैं। द रीजन अराउंड वेस्टर्न घाट्स एंड निकोबार आइलैंड्स, ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो प्रेजेंट हैं इंडिया। अब गाइस जैसे टेरेस्ट्रियल बायोम्स के लिए हम लोगों के पास एक टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वैसे ही गाइस
एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में सेम जो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अब वहां पर धीरे धीरे करके बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली सेम, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन अब वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है। ऐसे रीजन्स को गाइज हम लोग बुलाते हैं ओशियानिक होप स्पॉट्स। तो जो चीज लैंड पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वही चीज ओशियानिक होप स्पॉट्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। So these are also regions which have high aquatic biodiversity but are showing rapid decrease in biodiversity. अब guys, इन regions में rapid decrease हो रहा है biodiversity में due to factors such as pollution, factors such as invasive species. तो यहां पर हम लोगों को रिडक्शन देखने को मिल रहा है, नॉट ड्यू टू हैबिटेट लॉस बट ऑल्सो ड्यू टू हैबिटेट लॉस बट ड्यू टू पोल्यूशन एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज की प्रेजेंस की वजह से और साथ में पोल्यूशन की वजह से यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। अब गाइस हमारे पास 85 हॉटस्पॉट्स हैं, सॉरी होप स्पॉट्स हैं, जिन्हें अभी तक रिकॉग्नाइज किया गया है। सबसे ज्यादा होप स्पॉट्स प्रेजेंट हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ होप स्पॉट्स। सदर्न ओशन अकेला ऐसा ओशन है जहां पर कोई होप स्पॉट नहीं है। देयर इज नो होप स्पॉट इन दी सदर्न ओशन। नेक्स्ट गाइस, इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के पास 3 होप स्पॉट्स हैं। प्लीज इंडिया के हॉटस्पॉट्स और होप स्पॉट्स को याद रखिएगा। इंडिया के पास 3 होप स्पॉट्स हैं। द फर्स्ट होप स्पॉट इज द रीजन अराउंड अंडमान निकोबार, द सेकंड होप स्पॉट इज द रीजन अराउंड लक्षद्वीप and the third hope spot is the region of Gulf of Khambhat. ये guys 3 hope spots हैं जो इंडिया के पास है। तो guys प्लीज रिमेंबर, जैसे हॉट स्पॉट्स लैंड पे होते हैं वैसे ही होप स्पॉट्स ओशंस में होते हैं। ये वैसे ही रीजन्स होते हैं जिनके पास हाई बायोडाइवर्सिटी होती है और हाई बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ यहां पर मैसिव लॉस इन बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वी सी मैसिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द रीजन दैट यहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और यहां पर इन्वेसिव स्पीशीज ज्यादा होती है। वर्ल्ड में कुल मिला के 85 होप स्पॉट्स हैं। इन 85 होप स्पॉट्स में से सबसे ज्यादा होप स्पॉट्स पैसिफिक ओशन में है, सदर्न ओशन में कोई होप स्पॉट नहीं है और इंडिया के अराउंड या इंडिया के सराउंडिंग एरियाज में हम लोगों के पास 3 होप स्पॉट्स हैं। रीजन अराउंड अंडमान निकोबार, रीजन अराउंड लक्षद्वीप एंड द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ खंबट। तो गाइज ये 3 टर्म्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जो हमें IUCN ने दिए हैं। प्लीज इन 3 टर्म्स को याद रखिएगा। द फर्स्ट टर्म इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, द सेकंड टर्म इज aquatic hope spots and the third term is mega diverse countries। तो इतनी कहानी है जो हमें पता होगी।